स्टूडेंट, हम लोगों ने सप्लाई सिस्टम और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पूरा पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अब हम उसके कुछ MCQs देखेंगे जो आप जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम कुछ MCQs देखेंगे। ज़रूर नहीं कि यही सेम आ जाए तुम्हारे एग्ज़ाम में, लेकिन जो थ्योरी तुमने पढ़ी है उसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक, तो थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी है तुम लोगों ने तो MCQs कर दोगे। ठीक है, तो उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ MCQs मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है, इनको भी ध्यान से देखना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज़ डन बाय। हमने पढ़ा था सिंगल लाइन डायग्राम जब हमने पढ़ा था, ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब जनरेट होती है हमारी पावर स्टेशन पर। ठीक, तो वहाँ से जो ट्रांसमिशन करते हैं हम, ठीक, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, तो वो हमारा क्या करा जाता है, थ्री फेज़ और 3 वायर पर करा जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखाता हूँ ज़रा मैं सप्लाई सिस्टम का। ये जो है सिंगल लाइन डायग्राम, तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक, उसको हम स्टेप अप 11 kV पे जनरेट होती है, इसको स्टेप अप करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो स्टेप अप के बाद जो हम ट्रांसमिशन करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक, तो जो ट्रांसमिशन होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारा 3 फेज़ 3 वायर से होता है। ठीक है, RYV 3 फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं और 3 ही वायर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसमिशन करा जाता है, चाहे वो प्राइमरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन, वो 3 फेज़ और 3 वायर सिस्टम से करा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम है, 3 फेज़ 4 वायर सिंगल फेज़ सिस्टम, नन ऑफ अबव। तो हमें किस पर क्लिक करना है, 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज मैटर ऑफ इकोनॉमी वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन शुड बी। ये हमने पढ़ा था, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के एडवांटेज हमने पढ़े थे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है 11 kV पे, तो हमें ट्रांसमिट करने से पहले उसको हम बढ़ाते क्यों हैं वोल्टेज को, तो हमने इसके एडवांटेज पढ़े थे कि क्यों बढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक, तो उनमें ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, इकोनॉमी को देखते हुए जो ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें वोल्टेज कैसा होना चाहिए, लो, मीडियम, हाई या नन ऑफ अबव। तो हमने पढ़ा था कि हाई वोल्टेज होना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो वोल्टेज हमारा हाई होना चाहिए। ठीक है, इसके हमने कई सारे एडवांटेज पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज़ डन बाय। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा 3 फेज़ 3 वायर में होता है। ठीक, दिखाते हैं हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ क्या होता है। ये देखो, यहाँ फिर वोल्टेज को स्टेप अप करा जाता है, फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन किया जाता है, उसके बाद रिसीविंग स्टेशन होते हैं, उसके बाद जो है स्टेप डाउन करा जाता है दोबारा। ठीक है, वोल्टेज को कम करा जाता है, उसके बाद ट्रांसमिट होती है पावर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसके बाद जो सब स्टेशन होते हैं, ठीक, सब स्टेशन पे और कम करा जाता है। ठीक, वोल्टेज को और कम करा जाता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। उसके बाद जो फिर हमारा जो होता है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहली बार जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा वो 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम में होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सब पहले ही। ठीक, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ डन बाय 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम, 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम, नन ऑफ अबव। तो हम लगाएंगे 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम में। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज लाइन लॉसेस आर। हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन वोल्टेज क्यों बढ़ाते हैं, इसके एडवांटेज देखे थे हमने। तो उनमें से एक एडवांटेज क्या था, ठीक, तो ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाने के हमने फ़ायदे देखे थे। उनमें से एक फ़ायदा क्या था हमारा, लाइन लॉसेस घट जाती हैं। ठीक, वोल्टेज बढ़ाते तो हमारी क्या होती थी, हमने देखा था
करंट हमने देखा था कम होती है, फिर करंट कम होंगी तो आई स्क्वायर आर जो लॉसेज होती हैं वो हमारी कम हो जाती हैं। ठीक, तो हमने ये एक फ़ायदा देखा था। ठीक है, हाई वोल्टेज का, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन का। तो इसमें 4 ऑप्शन है, एक डिक्रीज, लॉसेज डिक्रीज़ हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं, सेम रहती हैं, या नन ऑफ अबव। तो क्या होती है हमारी लॉसेज डिक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स द साइज ऑफ कंडक्टर शुड। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक, जो हमारा कंडक्टर का साइज होता है, जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है, वो क्या होता है, हमने पढ़ा था। जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है वो हमारा, जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है वो क्या होता है हमारा, वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक, हमने ये देखा था। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम कम होगा, मतलब ये हमारा कंडक्टर्स का साइज कम होगा। ठीक, ठीक है, तो n टाइम्स अगर बढ़ा रहे हैं, अगर हम वोल्टेज को n टाइम्स बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो साइज ऑफ कंडक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो, n टाइम्स वोल्टेज हमारा क्या हो गया, मान लिया पहले v था, अब हमारा n v हो गया। ठीक है, तो कितने टाइम हमारा वॉल्यूम होगा, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर टाइम्स, तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, कंडक्टर साइज होगा n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, डिक्रीज़ होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंक्रीज़ बाय n टाइम्स, रिड्यूस बाय 1/m टाइम्स, इंक्रीज़ बाय n स्क्वायर टाइम्स, या रिड्यूस बाय 1/n स्क्वायर टाइम्स। तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज अगर बढ़ेगा n टाइम्स तो n स्क्वायर टाइम्स हमारा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का एक एडवांटेज था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल चार्ज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये हमने पढ़ा था, जो एनुअल चार्ज होता है उसको हमने, जो कैपिटल आउटले हम जब लाइन बिछाते हैं, तो जो टोटल कैपिटल आउटले पे जो टोटल हमारा एनुअल चार्ज आता है, उसको हमने 2 भागों, हमने केल्विन लॉ पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ये, उसको 2 भागों में बांटते हैं हम। पहली क्या होती है, जो हमारी क्रॉस आर्म्स होती हैं, पोल्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, तो इन सब की जो कॉस्ट होती है उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो एक तो वो हो गई कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद होती है कंडक्टर की कॉस्ट। उसमें कंडक्टर की कॉस्ट आती है। जो कंडक्टर की कॉस्ट क्या होती है, जो टोटल हमारा एनुअल चार्ज आता है उसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड करा था अकॉर्डिंग टू केल्विन्स लॉ। पहला वो कॉस्ट थी जो हमारी इंसुलेटर, पोल्स और क्रॉस आर्म्स वगैरह की कॉस्ट थी, तो वो हमने माना था कि कांस्टेंट रहती है केल्विन्स के लॉ में। ठीक है, प्लस दूसरी कॉस्ट क्या थी हमारी, जो कंडक्टर की कॉस्ट जो थी हमारी। ठीक है, तो कंडक्टर की कॉस्ट थी वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो अब वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो हमने उसको माना था P2। ठीक, तो टोटल कॉस्ट हमारी दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल एनुअल कॉस्ट क्या आ जाएगी, P1 + P2 × A। ठीक, तो एनुअल चार्ज का ये आएगा हमारा, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं हम उसको। ठीक है, P1 + P2 × A। सेकेंड है P1 + P2 अपॉन A, P1 + P2 A स्क्वायर, P1A + P2 A स्क्वायर। तो इनमें से हमें कोई एक चूज़ करना होगा, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको, अब MCQs करा रहे हैं उसके। ठीक, तो इस थ्योरी को ध्यान से पढ़ना है आपको। ज़रूरी नहीं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, हल्के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन थ्योरी ध्यान से पढ़ लो तो ये क्वेश्चन आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इन ए सप्लाई सिस्टम द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर इज़। ठीक, अभी बताया केल्विन्स के लॉ में हमने 2 टोटल एनुअल, जो कैपिटल आउटले पर टोटल एनुअल चार्ज जो आ रहा था उन्हें 2 पार्ट में हमने बांटा था। पहली थी क्रॉस आर्म्स, पोल्स और इंसुलेटर आदि की कॉस्ट, वो कांस्टेंट रहती है। दूसरी क्या थी, कंडक्टर की कॉस्ट, वो क्या रहती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। अभी हमने पढ़ा ना, तो यही पूछा है इन्होंने यहाँ पे, इन सप्लाई सिस्टम द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर इज़। तो 4 ऑप्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चौथा है नन ऑफ अबव। तो अभी हमने पढ़ा था कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म
सर्विस मीन्स रेफर टू सर्विस मीन्स क्या होती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आती है ना भाई। जब हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, ये है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो हमारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे रहते हैं, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जिसको बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन, ठीक। तो वहाँ पे 11 केवी को 400 केवी में बदला जाता है उस ट्रांसफार्मर की सहायता से। फिर वहाँ से 3 फेज 4 वायर द्वारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। फिर ये यहाँ से जो है इस पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर से क्या होता है, कंज्यूमर के टर्मिनल तक जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्विस मेंस। तो सर्विस मेंस किससे रिलेटेड है, हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, द टर्म सर्विस मेंस रेफर्स टू प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइट आंसर इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। ये हमने पढ़ा था अभी, ये पढ़ चुके हैं ना हम, केल्विन्स लॉ हमने पढ़ा था। तो इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर किसके द्वारा हमने डिटरमाइन करा था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ओम्स लॉ, केल्विन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, नंबर 4 है नन ऑफ अबव। तो कौन सा हमने पढ़ा था, केल्विन्स लॉ, ठीक। ये देखिए यहाँ पढ़ा था हमने, इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, केल्विन्स लॉ पढ़ा था, ठीक। देयरफॉर केल्विन्स लॉ कैन बी आल्सो स्टेटेड इन एन अदर वे, द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर इज डेट फॉर विच द वेरिएबल कॉस्ट, द वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉसेस पर ईयर, ठीक। तो किसके द्वारा ये डिटरमाइन करा जा रहा था, केल्विन्स लॉ के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, केल्विन्स लॉ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन एनुअल कॉस्ट सी ऑफ द एनर्जी वेस्ट इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर इज। तो इन दोनों के रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच ये पूछ रहा है, जो एनर्जी वेस्ट पर एनुअल कॉस्ट आती है ट्रांसमिशन लाइन में, उसके और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच क्या संबंध है। हमने पढ़ा था, देखो केल्विन्स के लॉ में ही पढ़ा था, 2 भागों में बांटा गया था। तो ये क्या थी हमारी एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट, ये क्या थी हमारे, देखो एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट क्या थी हमारे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, व्युत्क्रमानुपाती थी, ठीक। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, 4 ऑप्शन है, देखो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, या सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो किस पे क्लिक करेंगे, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा, थर्ड वाला। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। केल्विन्स लॉ पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट एट। जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है कितने वोल्टेज पर करा जाता है, अभी बताया, देखो ये लेआउट सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे तो देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 11 केवी को और हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से कम करते हैं, 400 वोल्टेज तक कम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से कंज्यूमर टर्मिनल तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को, जो हमारी 3 फेज 4 वायर पर होती है। तो यहाँ पे 2 वोल्टेज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 फेज 4 वायर है, तो यहाँ पे 3 फेज होती हैं और एक न्यूट्रल होता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 वोल्टेज होते हैं, एक होता है लाइन वोल्टेज और एक होता है फेज वोल्टेज। जो 2 फेज के बीच वोल्टेज होता है, किन्हीं 2 फेज के बीच, उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं, वो होता है हमारा 400 वोल्ट, ठीक। और जो किसी एक फेज और किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज होता है, उसको बोलते हैं हम फेज वोल्टेज, ठीक है। तो वो फेज वोल्टेज का होता है 230 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट एट, कितने पर कैरी आउट करा जाता है, 4 ऑप्शन है,
400/230 वोल्ट, 600/300 वोल्ट, 700/350 वोल्ट एंड नन ऑफ अबव। तो कौन सा होगा? अभी बताया 400/230 वोल्ट, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 3 फेज 4 वायर होती है ना। हमारी गलियों में देखा होगा 3 फेज होते हैं, एक न्यूट्रल होता है आर वाई बी। तो हम जो बड़े कंज्यूमर होते हैं वो हमारा 3 फेज कंज्यूमर है तो वो 3 फेज पे ले लेगा सब कनेक्शन, ठीक। और हम लोग जो नॉर्मली क्या करते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल लेते हैं, तो हमारे यहाँ वोल्टेज जो आता है वो 230 वोल्ट आता है, इसको बोलते हैं फेज वोल्ट। और इनके यहाँ जो लार्ज बड़े कंज्यूमर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है, वो होता है 400 वोल्ट, ठीक है। वो दो फेज के बीच का वोल्टेज होता है, ठीक। तो क्या होगा 400/230 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम द नंबर ऑफ वोल्टेजेस वी गेट इज। अभी पढ़ा 3 फेज 4 वायर सिस्टम में, जस्ट अभी 3 फेज 4 वायर सिस्टम में हम कितने वोल्टेज मिलते हैं हमें, ये देखो अभी बताया 2 वोल्टेज मिलते हैं ना, एक लाइन वोल्टेज और एक फेज वोल्टेज, ठीक। 3 फेज 4 वायर सिस्टम में इन ए 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम द नंबर ऑफ वोल्टेजेस वी गेट इज 2, 3, 4 नन ऑफ अबव। तो कितने वोल्टेज मिलते हैं हमें? 2, एक फेज वोल्टेज और एक न्यूट्रल, एक फेज वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज, ठीक। तो 2 पर हम क्लिक कर दें, 2 इज़ राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल ने जो थोड़े लार्ज न्यूमेरिकल है, ये जो आपके सिलेबस में होंगे भी नहीं, तो ऐसे इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे भी नहीं, ठीक। तो शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम लोगों को। द इलेक्ट्रिकल पावर इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय DC बिकॉज, भाई DC पर क्यों ट्रांसमिट नहीं करते हैं, क्यों? देयर इज स्किन इफेक्ट इन DC। नहीं, ये भी नहीं है, स्किन इफेक्ट तो होता ही नहीं है DC में। दूसरा देयर इज ग्रेटर वोल्टेज ड्रॉप, ये भी गलत है। DC वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप अप नन ऑफ अबव। तो हमें मालूम है DC वोल्टेज को हम स्टेप अप नहीं कर सकते, ठीक, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज द पावर फैक्टर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज़। क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमने पढ़ा था पावर फैक्टर भी बढ़ता है और कॉस्ट के विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वोल्टेज द पावर फैक्टर विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड पावर फैक्टर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अगर वोल्टेज और पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है, हमने पढ़ा था ये डिक्रीज़ होती है, ठीक। तो कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे, अगर पावर फैक्टर और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कॉस्ट क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एरिया ऑफ कंडक्टर बढ़ता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, एक दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक, ये देखो ये फार्मूला होता है, ठीक। जो कॉस्ट होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है B² और cos⁵² के। तो cos⁵ अगर हम बढ़ाएंगे, पावर फैक्टर बढ़ाएंगे और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कॉस्ट क्या होगी हमारी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर क्या होती है, वोल्टेज के स्क्वायर और पावर फैक्टर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे और पावर फैक्टर बढ़ाएंगे तो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो यही कह रहे हैं यहाँ, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड पावर फैक्टर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज डिक्रीज, इंक्रीज, अनइफेक्टेड, इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंटल्स, ठीक है। तो क्या होगी हमारी, डिक्रीज होती है, ठीक। गलत दिया, ये एक्सपोनेंशियली होगा, ठीक, यहाँ दे दिया मैंने। नेक्स्ट है, इन ए ट्रांसमिशन लाइन मेजर कॉस्ट इज ड्यू टू। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था जब पढ़ा रहा था मैं,
ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन, तो मैंने बताया था ट्रांसमिशन लाइन में जो कॉस्ट आती है ना सबसे ज़्यादा, जो पूरी ट्रांसमिशन लाइन की इकोनॉमी जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वो हमारी कंडक्टर की कॉस्ट पर करती है। इसीलिए हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ताकि कंडक्टर का साइज़ कम रखा जा सके, ठीक है। इसीलिए ये मैंने बताया था आप लोगों को। ये होता है ना एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर होता है। तो वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, ठीक, इसलिए हमारे ताकि एरिया हमारा कम हो, ठीक। तो एरिया कम हो, जाहिर सी बात है कंडक्टर की कॉस्ट कम होगी, इसीलिए वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में, ताकि एरिया हमारा कंडक्टर कम हो जाए और कॉस्ट कम हो। तो मेजर जो कॉस्ट होती है ना वो किसके कारण होती है, कंडक्टर के कारण होती है। यहाँ दिया इंसुलेटर, कंडक्टर, टॉवर और नन ऑफ अबव। लोग सोचेंगे टॉवर बड़े बड़े होते हैं तो टॉवर की कॉस्ट ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्टर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक, सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट इसी का होता है, ठीक। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या होती है, मेन होती है उसमें, ठीक। ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा कंडक्टर की कॉस्ट मेन होती है, ठीक है, मेजर कॉस्ट इसके द्वारा होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कॉस्ट सबसे मेन होती है, ठीक है। तो ये कुछ MCQs थे सप्लाई सिस्टम के, ठीक है।